आज हम लोग टीजीटी 2001 का भाग 3 जो है देखेंगे और भाग 3 का 61 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो ए है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है सूरदास की, कुंभन दास की, मीराबाई की, तुलसीदास। तो जो है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीराबाई की पंक्तियां हैं। और क्वेश्चन नंबर 82 आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है कि अल खंड का दूसरा नाम है परमार रासो है कि विसलदेव रासो है कि कुमार रासो है कि हमीम रासो है। तो अल खंड का दूसरा नाम जो है परमार रासो है। परमार रासो जो विसलदेव रासो है वो जो है आपके नरपत नाल का है, कुमार रासो दलपत विजय का है, हमीम रासो सांगधर का है। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अल खंड के नाम से जो काव्य प्रचलित है वही परमार रासो के मूल रूप का विकसित रूप माना जाता है। धीरे धीरे आल्हा लोकगीत की एक शैली ही बन गया। परमार रासो का रचयिता जगनिक महोबा के राजा परमार देव का आश्रय था। हमीम रासो की रचना सांगधर नामक कवि ने की थी। कुमार रासो के रचयिता दलपत विजय तथा विसल देव रासो के रचयिता नरपत नाल हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ब्रज, अवधी की, बुंदेली की, कन्नौजी। तो जो है अवधी पूर्वी में आती है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी में आती है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। अवधी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी के अन्य बोलियों में बघेली मध्य प्रदेश में तथा छत्तीसगढ़ी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं कौरवी जो है खड़ी बोली, हरियाणवी बांगरू, दक्षिणी ब्रजभाषा बुंदेली तथा कन्नौजी। क्वेश्चन नंबर 64 आपके स्क्रीन पर ये रहा। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं कबीर, सूरदास की, सरप्पा की, विद्यापति। तो अधिकांश जो है साहित्यकारों के अनुसार जो है सरप्पा हिंदी के प्रथम कवि हैं। और ऐसे डायरेक्ट भी पूछ ले कि हिंदी के प्रथम कवि, तब भी सरप्पा को ही मारेंगे। हम लोग जो है व्याख्या देख लेते हैं। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम सरप्पा है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में सरप्पा को हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया जाता है। राहुल संस्कृतायन ने 7वीं शताब्दी में सरपात को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। सरपात ने दोहा और पदों की शैली अपनी कविता में अपनाई है। यह शैली बाद में के सभी हिंदी कवियों ने परंपरा के रूप में अपनाया है। हिंदी मुक्तक काव्य में दोहा सबसे अधिक प्रिय छंद है, अतः सभी दृष्टिकोण से सरपात को हिंदी का प्रथम कवि माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 65 आपके स्क्रीन पर ये रहा। खड़ी बोली हिंदी के सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है जयसी, अमीर खुसरो, विद्यापति की, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो देखिए खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार जो है वो आपके जो है अमीर खुसरो जी हैं। अगर पूछ ले हिंदी की प्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य, मतलब कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य ऐसे पूछ ले तो भैया तब जो है आप जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को लगाएंगे। लेकिन यहाँ पूछा है कि हिंदी खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाली, तो सर्वप्रथम रचना किसने की थी? तो अमीर खुसरो ने की थी। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। ये सूफी संत थे और अनेक विद्वानों ने इन्हें हिंदुस्तान की तूती कहा है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन या मुजुद्दीन खुसरो था तथा इनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिला में पटियाली नामक कस्बे में हुई थी। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। हिंदी में खुसरो ने 3 रचनाएं मानी जाती हैं, खालिक बारी, हालात कन्हैया और नजराने हिंद, लेकिन इनमें से खालिक बारी ही उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 66 आपके स्क्रीन पर ये रहा। भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। पहला है इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। दूसरा है इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेम प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। तीसरा है इस काव्यधारा के कवियों ने अवधि एवं ब्रज में रचनाएं की। चौथा है इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखा। तो जो तीसरा नंबर है इस काव्यधारा के कवियों ने अवधि एवं ब्रज में रचनाएं की, यही गलत है क्योंकि अवधि में पूरा जो सूफी काव्य था वो अवधि में था, ब्रज में नहीं रचनाएं हुई। तो इसलिए इसमें जो है विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। हम लोग जो है इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भक्तिकालीन सूफी प्रेमाख्यानों की भाषा अवध प्रांत की अवधी भाषा तथा दोहा चौपाई शैली है। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। सूफी प्रेमाख्यानों के रचयिताओं ने हिंदू घरानों की प्रेम कथाओं को लेकर तदरूप
चित्रण प्रस्तुत किया है। प्रबंध कल्पलता की दृष्टि से प्रायः सूफी प्रेमाख्यान काव्यों में एक रूपता व्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 67 आपके स्क्रीन पर ये रहा। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा बताना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल कहा, और रामकुमार वर्मा जो है चारण संधि काल कहना, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है बीज वपन काल कहना, और राहुल संस्कृत्यायन ने ही सिद्ध सामंत काल कहा, इसलिए विकल्प 4 सही हो जाएगा। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान राहुल संस्कृत्यायन है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा दी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि एवं चारण काल की संज्ञा दी है, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजवपन काल की संज्ञा प्रदान की है। क्वेश्चन नंबर 68 आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है कि जगदीश शब्द की संधि विच्छेद होगी। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद का हुई तो जगत धन ईश, यानी इसमें व्यंजन संधि है, जो दूसरा नंबर है यही सही हो जाएगा। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। जगदीश शब्द की सही संधि जगत धन ईश होगी। जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें पहला वर्ण यदि व्यंजन हो तो दूसरा वर्ण व्यंजन अथवा स्वर हो तो जो विकार होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था। एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन जाने जाते थे। सोहनलाल द्विवेदी जाने जाते थे, कि राम चरित उपाध्याय जाने जाते थे, कि मैथिली शरण गुप्त, कि माखनलाल चतुर्वेदी। तो एक भारतीय आत्मा के नाम से आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी जाने जाते हैं। इस तरह विकल्प 4 सही हो जाएगा। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी कविता में राष्ट्रीय भावना का जयघोष करने वाले कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से विख्यात है। बहुत समय तक इन्होंने प्रताप और प्रभा नाम के पत्रों का संपादन किया। एक खंडवा से प्रकाशित होने वाली कर्मवीर नामक पत्र के संपादक भी रहे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हिम तरंगणी, हिम किरीटनी, युगचारण, समर्पण और माता। इन्हें हिम किरीटनी संग्रह पर हिंदी साहित्य सम्मेलन से सन 1954 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ काव्यकृति के रूप में साहित्य अकादमी की ओर से 5000 रुपए का पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है कि संशय की एक रात के लेखक हैं। संशय की एक रात के लेखक कौन है। मुक्तिबोध हैं, कि श्रीकांत वर्मा है, कि धूमिल है, कि नरेश मेहता है। तो संशय की एक रात जो है नरेश मेहता की रचना है, और जो है हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। संशय की एक रात नामक खंड काव्य के लेखक नरेश मेहता हैं। नरेश मेहता की प्रमुख काव्य कृतियां हैं बन पासी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत उत्सव, तुम मेरा मौन हो, आखिरी समुद्र से तात्पर्य, पिछले दिनों नंगे पैरों, देखना एक दिन, और जो है अरण्य तथा महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, शहरी प्रार्थना, पुरुष खंड काव्य है। क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन पर ये रहा। 71 तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है। प्रगतिवाद से है, कि प्रयोगवाद से है, कि हलावाद से है, कि अकविता से है। तो जो है तार सप्तक का संबंध प्रयोगवाद से है। इसके प्रवर्तक जो है अग्नि जी हैं। तो इन्होंने 4 सप्तकों का, जैसे तार सप्तक पहला था तार सप्तक, दूसरा था जो है दूसरा सप्तक, और फिर तीसरा सप्तक, और चौथा सप्तक जो है पहला सप्तक इनका था 1943 में, फिर उसमें 8 जोड़ देंगे तो 1951 हो जाएगा, फिर उसमें 8 जोड़ देंगे तो 1959 हो जाएगा, फिर उसमें 20 जोड़ देंगे तो 1969 हो जाएगा, 1979 हो जाएगा। तो हम लोग जो है देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय के संपादकत्व में सन 1943 से हुआ। इसमें 7 कवियों की रचनाएं संकलित है। 1951 में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ, जिसमें 7 कवियों की रचनाएं संकलित थी। इसी तरह तीसरा सप्तक अज्ञेय के ही संपादकत्व में 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें 7 कवियों की रचनाएं संकलित है। क्वेश्चन नंबर 72 आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है जो पहले कभी न हुआ हो वाक्य के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द होगा। जो पहले कभी न भयल होगा ओकरे लिए एक शब्द का होई, ओकरे लिए अभूतपूर्व होई। तो विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं।
जो पहले कभी न हुआ हो वाक्य के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द अभूतपूर्व है। इसी तरह जो पहले हो गया हो या न हुआ हो वाक्य के लिए एक शुद्ध शब्द होगा अपूर्व। इसी तरह जिसके समान कोई दूसरा न हो के लिए एक शब्द होगा अद्वितीय होगा। क्वेश्चन नंबर 73 आपके स्क्रीन पर ये रहा। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तो विकल्प के अनुसार तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है। तो जो है विदेशज हो जाएगा। और जो है उस तरह देखा जाए तो ये पुर्तगाली के अंतर्गत आता है। बाल्टी कैसा शब्द है? तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक, हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन भरत मुनि के सूत्र का व्याख्याकार नहीं है। भट्टलोलक नहीं है कि क्षेमेंद्र नहीं है कि शंकु नहीं है कि अभिनवगुप्त नहीं है। तो क्षेमेंद्र जो है इसमें नहीं है और जो है और लोग हैं। फिर हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। क्षेमेंद्र अभिनवगुप्त के शिष्य थे, ध्वनिवादी थे और औचित्य को महनीय स्थान दिया। औचित्य को उन्होंने साहित्य शास्त्र में व्यवस्थित रूप अवश्य दिया, लेकिन उनमें से उनके वे ऊर्ध्व भाव नहीं थे। भरत मुनि का रस सूत्र है विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगे 10 निष्पत्ति। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याकार है भट्टलोलक 9वीं शताब्दी, शंकु 9वीं शताब्दी, भट्टनायक 11वीं शताब्दी और अभिनवगुप्त के द्वारा क्रमशः मीमांसा न्याय सांख्य और शैव दर्शन के आलोक में की गई जो उत्पत्तिवाद अनुमितवाद मुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद नाम से विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 75 आपके स्क्रीन पर ये रहा। कालिदास की रचना रघुवंशम है। कालिदास की रचना रघुवंशम कैसा क्या है? यह एक खंड काव्य है, एक मुक्तक काव्य है, एक गीत काव्य है, एक महाकाव्य है। तो जो है कालिदास की रघुवंशम एक महाकाव्य है और जो है जिसमें 19 सर्ग है। तो जो ये रघुवंशम है इसमें जो है 19 सर्ग है। कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे थे, एक कुमार संभव लिखे थे और जो है कुमार संभवम कुमार संभवम जो है लिखे थे। और जो कुमार संभवम लिखे थे उसमें 17 सर्ग थे और जो है रघुवंशम में 19 सर्ग थे। तो हम लोग जो है 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। बनारसी दास जैन ने लिखी थी। बनारसी दास जैन ने क्या लिखा था? हिंदी की पहली जीवनी कि हिंदी की पहली आत्मकथा कि हिंदी की पहली कहानी कि हिंदी की पहली काव्य नाटिका? तो बनारसी दास जैन ने हिंदी का प्रथम आत्मकथा लिखा जिसका नाम था अर्ध कथानक, जो 1641 ईस्वी में लिखी गई और इसका नाम था अर्ध कथानक। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी में आत्मकथा विधा का आरंभ बनारसी दास जैन की पद्यात्मक रचना अर्धकथानक 1641 ईस्वी से होता है। अर्थात बनारसी दास जैन ने हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी। हिंदी जीवनी लेखन का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से होता है। हिंदी के पहली कहानी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती है जो 1900 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित करुणालय के हिंदी का प्रथम गीत नाट्य या काव्य नाटिका जो है माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 77 थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, आ गया। हम लोग देख लेते हैं। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में अलंकार होता है। रूपक होता है कि अनुप्रास होता है कि यमक होता है कि श्लेष होता है? कि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तो उनमें कौन सा अलंकार होला? वहां जो है एक शब्द के अधिक जो है अर्थ हो तो वहां श्लेष अलंकार होला। श्लेष का मतलब होला चिपकल हुए। अनुप्रास में जो है वर्णों की आवृत्ति होले और रूपक में आरोप होला। और यमक में तो आप लोग जानते हैं कि एक शब्द की आवृत्ति है और वो का अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। जब पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तब वहां श्लेष अलंकार होता है। जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जहां एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं वहां यमक अलंकार होता है। जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 78 आपके स्क्रीन पर ये रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? भूषण को कहा है कि केशव को कहा है कि देव को कहा है कि पद्माकर को कहा है?
तो जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का पेत केशव को कहा, इनकी रामचंद्रिका रचना लिखे थे एक रात में, उसी पर हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा तथा यह भी कहा कि उन्हें कभी हृदय नहीं मिला था। केशव को वेदांतवादी मिश्र कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, वीर सिंह देव चरित, रतन बावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका और छंदमाला। क्वेश्चन नंबर 79 आपके स्क्रीन पर ये रहा। काव्य रसात्मक वाक्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसने कहा? पंडित जगन्नाथ ने कहा, कि आचार्य भामह ने कहा, कि आचार्य दंडी ने कहा, कि आचार्य विश्वनाथ ने कहा। तो जो है वाक्यम रसात्मक काव्यम जो है आचार्य विश्वनाथ ने कहा। इस तरह विकल्प जो है 4 सही हो जाएगा। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य को इस प्रकार परिभाषित किया, वाक्यम रसात्मक काव्यम साहित्य दर्पण इनमें काव्य की रसात्मकता पर बल है और वाक्यम को काव्य कहा जबकि अब तक शब्दार्थ को काव्य कहा गया। आचार्य जगन्नाथ का काव्य लक्षण है रमणीयात् प्रतिपादकाः शब्दम वाक्यम। रस गंगाधर भामह का काव्य लक्षण है शब्दार्थों सहितो काव्यम पद्यम च पद विधि। दंडी का काव्य लक्षण है शरीरम तादिष्टार्थ वक्षावणी पदावली। क्वेश्चन नंबर 80 आपके स्क्रीन पर ये रहा। रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है जो है 23 होती है कि 27 होती है कि 33 होती है कि 37 होती है। तो रसों के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है आपको बताना है। तो इसमें जो है 33 होती है। विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 निर्धारित की गई है। भरत मुनि द्वारा दी गई सूची के अनुसार वे इस प्रकार हैं: निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, वीड़ा, व्रीड़ा, चपला, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद और सुख, निद्रा, अपस्याम, विरोध, अमर्ष, अवहित, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, विवर्त, स्वप्न। क्वेश्चन नंबर 81 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाँ ठीक। संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? कालिदास की भवभूत की माँ की भाष एको रस करुण एव किसने कहा? तो भवभूत ने कहा। क्वेश्चन नंबर जो इसमें आंसर जो हो जाएगा आपका भवभूत 2। क्वेश्चन नंबर 82 आपके स्क्रीन पर ये रहा। परमार रासो काव्यकृति के रचयिता का नाम है। देखिए अभी परमार रासो जो है इस वीडियो में दूसरा क्वेश्चन ही आया था कि आलाखंड का दूसरा नाम है, तो वहां जो है परमार रासो। यहाँ देखिए रचना पूछ लिए कि किसकी है। नल सिंह भट्ट की है कि जगनिक की है कि हेमचंद्र की है कि सारंगधर की है? तो जो परमार रासो रचना है वो भैया आपकी जगनिक की है। इसी को जो है वहां पूछा था कि आलाखंड किसे कहते हैं। हम लोग जो है व्याख्या देख लेते हैं। परमार रासो या आलाखंड नामक काव्यकृत के कवि जगनिक है। जगनिक कालिंजर के राजा परमार देव के दरबारी कवि थे। हमीम रासो के विषय में प्रसिद्ध है कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सारंगधर पद्धति के रचयिता सारंगधर ने ही हमीम रासो नामक वीर रस के काव्य का प्रणय किया था। क्वेश्चन नंबर 83 आपके स्क्रीन पर ये रहा। पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है। तो जो है पितृ, पितरा, पितरह, पितारह। तो आप जो जब देखते होंगे पिता शब्द का रूप जो पढ़े होंगे तो कहीं भी जो है आपको पितृ भी नहीं मिला होगा और कहीं जो है पितरा भी नहीं मिला होगा और कहीं पितरा भी नहीं मिला होगा। सिर्फ जो है मिला होगा तो पितरह मिला होगा। इसलिए अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको जो है इसमें जो है पितरह जो है आप बिना कुछ सोचे ही लगा सकते हैं। तो प्रथमा बहुवचन का रूप जो है पितरह है। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। पितृ शब्द के प्रथम बहुवचन का रूप पितरह, प्रथम बहुवचन का रूप पितरह होता है। क्वेश्चन नंबर 84 आपके स्क्रीन पर ये रहा। नीलोत्पल शब्द में समास होता है। नीलोत्पल में समास कौन सा है? अव्ययी भाव है कि तत्पुरुष है कि कर्मधारय है कि बहुब्रीहि है? तो नीला है जो उत्पल के अनुसार जो है यहाँ हो जाएगा कर्मधारय समास। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। नीलोत्पल शब्द में समास कर्मधारय है जिसका
विग्रह नीला है जो उत्पल होता है। जिस समास के दोनों पदों में विशेष विशेषण या उपमेय उपमान संबंध हो तथा दोनों पदों में एक ही कारक की विभक्ति आए उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अन्य पद प्रधान समास के बहुब्रीहि समास अन्य पद प्रधान समास के बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अव्यय का काम करता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 85 आपके स्क्रीन पर ये रहा और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। निम्न में से स्त्री शब्द को चुनिए। धुआं की संध्या की भत्ता की धागा, तो इसमें स्त्री शब्द जो है संध्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, आज की क्लास यहीं तक।